नमस्कार, आप देख रहे हैं पी फॉर पॉलिटिक्स। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज पी फॉर पॉलिटिक्स में हमारे मेहमान हैं पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जी, जो अपनी एक अलग तरह की क्रांतिकारी छवि के लिए भी पूरे ज़िले में पहचाने जाते हैं और एक अलग तरह की राजनीति की इन्होंने शुरुआत की और अपने बल पर जिस तरह से इन्होंने मुकाम हासिल किया राजनीति के क्षेत्र में, आइए जानते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव और इनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। सर, आपका बहुत स्वागत कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसा कि मैंने जब आपको हमारे व्यूअर्स से इंट्रोड्यूस करवाया तब कहा कि आपने राजनीति की एक अलग नई परिभाषा गढ़ी, तो राजनीति में आने का कब मन बना, कितने वर्षों का ये सफ़र रहा? देखिए, मैं छात्र जीवन से राजनीति में रुचि रख रहा हूँ और मैं ये म्युनिसिपल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है म्युनिसिपल स्कूल, उसका प्रेसिडेंट बना। छात्रों के द्वारा मुझे चुना गया। उसके बाद हम कॉलेज में आए, पॉलिटेक्निक कॉलेज। वहाँ पे मैं लगातार 2 बार छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो मेरा शुरू से था कि राजनीति में आनी है। पहले छात्रों के लिए मैंने किया संघर्ष, उनके अधिकार के लिए, उन हक के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। फिर हमने कॉलेज में किया वही काम। और कॉलेज में जब हम पढ़ रहे थे, छात्र संघ का अध्यक्ष तब साल, तो 1975 में 20 फरवरी को बालाघाट थाना कांड हो गया था। उसमें 3 युवा थे, उनको पुलिस ने पकड़ के और खूब मारा थाने में जाके, जिससे एक युवक की मृत्यु हो गई थाने में। तो उसको लेके हम लोगों ने आंदोलन किया। और उस आंदोलन में फिर बाद में जनता भी शामिल हो गई, क्योंकि पुलिस का बहुत अत्याचार था। थाने में किसी को ले जाके मार डालना, ये तो कहीं का भी कानून नहीं है। तो इस अन्याय का हमने बहुत जम के विरोध किया और उसमें थाना जल गया था। और पूरे भारत में आज़ादी के बाद पहला थाना जला था बालाघाट जिले का, बालाघाट शहर का। आज़ादी के पहले जुड़ा था चौरा चौरी गोरखपुर में, है ना। उसके बाद बालाघाट थाना कांड हुआ था, जिसकी गूंज पूरे देश में और विदेशों में भी थी। अमेरिका तक में कहा गया था। वहाँ की जनता से जब कोई प्रशासन ने कुछ ऐसी ही बात कर ली, तो उन्होंने कहा था कि बालाघाट की तरह हम भी यहाँ भी नैकट कर देंगे हम। और ये हमको बताया था हमारे सेशन जज ने कि इसकी बात तो वहाँ तक चल रही है। ये बहुत बड़ा घटना है। तो मुकदमा भी चला आप पर? मुकदमा चला, मैं जेल में रहा, मैं बालाघाट जेल में रहा, फिर सिवनी जेल में भी रहा और मुकदमा चला हम पे। 3.5 साल तक हम जेल में बंद रहे। फिर जमानत पे बाहर आए। बाद में उस मामले में कोर्ट से हमको सज़ा भी हुई। मगर सज़ा ये हुई कि जितने दिन जो जेल में रहा उतनी सज़ा। कोई 10 दिन रहा तो उसको 10 दिन की सज़ा है, कोई 3 साल रहा 3 साल की सज़ा है। तो कोर्ट ने बड़ा अच्छे फैसले किए थे। थोड़ा उदार दृष्टिकोण। हाँ, उदार मतलब एकदम जो नेचुरल हो सकता है वो उन्होंने किया। हो उदारता की बात नहीं, नेचुरल। अच्छा। नेचुरल जस्टिस था वो। तो ये बड़ी घटना थी और वहाँ से हमारा राजनीतिक जीवन में शुरुआत हो गया। पहली बार हमने भाषण दिया था जहाँ थाना जला, तो उसी जगह पे हमने कहा था कि भाई थाना जो है वो लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए है, जान लेने के लिए नहीं बना थाना। तो हमने वकील साहब लोग खड़े थे, उनसे भी कहा था कि भाई आप ऐसे कैसे देख रहे हैं हाथ बांध करके। अगर आपके भाई के साथ, आपके बेटे के साथ होता तो क्या ऐसे ही रहते आप? उनको भी हमने एड्रेस किया था, जनता को भी एड्रेस किया था हमने। तो पहला भाषण हमारा वहाँ शुरू हुआ। हम कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष थे, भाषण नहीं देते थे, ऐसी बोल दी, समझा दी, मुझसे ये करना वो करना, भाषण नहीं। तो पहला भाषण करें स्वाभाविक भाषण, अन्याय के खिलाफ एक प्रतिकार था हमारा। हम आंदोलन से पैदा हुए, संघर्ष से पैदा हुए, किसी के राजनीतिक दल से पैदा नहीं हुए हम। तो ये घटना के बाद हम राजनीति में आए, फिर हम जेल में चले गए, फिर जेल से बाहर आए। पहला चुनाव कब लड़ा? पहला चुनाव लड़ा हमने जेल के अंदर से लड़ा मैं 77 में। तो हमको उस वक्त हमारा निशान था तीर कमान, नदरी लड़े थे हमने। हमें कौन उस वक्त टिकट विकट देता? कहा कि बालाघाट कांड जला, थाना जला दिया, इसको कौन टिकट देगा? तो हमने वहाँ से जेल से लड़ा और उस वक्त हमको 2700 वोट मिले थे, हमको अच्छे से याद है। तो तब भी हम खुश थे कि चलो 2700 लोगों ने हमको मतलब पसंद तो किया है।
जी। तो हम तब भी खुश थे। फिर वहाँ से निकलने के बाद तो फिर हमने मंडी का चुनाव लड़ा, कृषि मंडी का, बालाघाट कृषि मंडी का, और एक तरफा हमारी जीत हुई। और फिर उस वक्त हमको कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए, हम सदस्य तो बन गए अपने दम पे, लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए फिर कांग्रेस ने हमको सपोर्ट किया, तब हम अध्यक्ष बन पाए। उन्होंने खुद ही कहा कि भाई हम आपको समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप हमारे साथ आइए। तो उनके साथ चले गए, मिल गए उनके साथ। हम पार्टी में नहीं मिले, मतलब उनके साथ मिल गए। तो फिर कांग्रेस ने सपोर्ट किया था हमको, हम अध्यक्ष बने थे। और 2 साल हम मंडी के अध्यक्ष रहे, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए भी काम किया। उसी बीच हमने मजदूरों की यूनियन बना ली भरवेली में, बहुत शोषण हो रहा था माइंस में, भरवेली के खदान में, उनकी यूनियन बनाई। और फिर विधानसभा चुनाव तक कैसे पहुंची गाड़ी, या सांसद बनने की क्या? देखो, जब हमने यूनियन बनाई तो उसके बाद में जब मंडी में हमने काम किया, उनको शोषण से मुक्त किया किसानों को। उनकी पेमेंट तुरंत मिलना चाहिए, तौल बराबर होना चाहिए। उस वक्त मंडी में 2 बार बोलियाँ लगती थी, 9 बजे और 1 बजे। और दोनों का हमने व्यापारियों से कहा था कि भाई आप पेमेंट शाम को दे दो, आप 7 बजे उनको पेमेंट मिल जाना चाहिए। अभी तो मंडी में पेमेंट ही नहीं मिलता है। तो बराबर व्यापारी बात को हमारी मान के उनको पेमेंट करते थे। फिर हमारा भरवेली का मजदूरों का आंदोलन चला, वहाँ फिर मजदूरों को एक चार्जशीट दे दी गई। एक किशन बोपचे करके हमारा साथी था, उसको जबरन चार्जशीट दे दी, क्योंकि हमारा आंदोलन, मजदूरों का संगठन बहुत तेज़ी से मजबूत हो रहा था। तो फिर हमने कहा भाई चार्जशीट वापस लेने की बात करो। हम नहीं थे वहाँ आंदोलन पे, हमने उनको बोला कि सामान्य बात है, चार्जशीट वापस लेने बोलो, ज़रूरत पड़ेगी हम आ जाएंगे। लेकिन उस वक्त पुलिस ने उन पर गोली चला दी, और गोली चलाने से 3 मजदूर हमारे मारे गए 82 में। ये 27 जून की घटना है 82 के। फिर उसमें हम गिरफ्तार हो गए। अच्छा। फिर जेल में चले गए, फिर 6 महीने जेल में रहे, फिर हम पे मुकदमा चला, फिर जमानत हुई, फिर हम बाहर आए। तो लेकिन मैं थोड़ा पीछे बताना चाहता हूँ, मैं 80 में ही मैंने, मतलब यूनियन बनाने के पहले 80 में मैंने चुनाव फिर एक लड़ लिया था। अच्छा। हाँ, 77 में लड़ा, फिर 80 में। तो तेजलाल जी टेमरे थे उस वक्त, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ हमने लड़ लिया था चुनाव। तो पहले तो हमने कांग्रेस से टिकट मांगी थी, क्योंकि कांग्रेस के साथ हम मंडी में काम कर रहे थे। तो हमको लगा कि इनके साथ जाना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए। हमने टिकट मांगी, टिकट नहीं दी उन्होंने। टिकट नहीं दी तो फिर हम निर्दलीय खड़े हो गए। और फिर हम उस वक्त 2500 वोट से हारे थे टेमरे जी से, सेकंड पोजीशन थी हमारी। उस समय चुनाव चिन्ह था हमारा उगता सूरज। हाँ, सूरज उग रहा था, तो उगता सूरज। तो टेमरे जी जीत गए थे। फिर उसके बाद 82 का चुनाव, 80 का चुनाव हुआ। 80 के बाद फिर हम चुनाव हारने के बाद भी लड़ते रहे। 2 साल के बाद हमने खुद ने मंडी छोड़ दी थी फिर। अच्छा। खुद ने हमने कहा हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे अब। थोड़ा हमको वहाँ तंग करना शुरू कर दिया था कि अवस्था प्रस्ताव ला रहे हैं, ये करे। एक बार अवस्था प्रस्ताव लाया भी, उसको हमने जीत भी लिया। फिर हमने कहा इस तरह से काम नहीं करेंगे हम, तो अब हम अलग कुछ काम करते हैं। तो फिर लोगों में जाना शुरू किया, मजदूरों में, किसानों में बात करना शुरू किया। और फिर 85 में फिर हमने चुनाव लड़ा। फिर उस समय था हमारा चुनाव चिन्ह हलदर किसान, वो जनता पार्टी का। जनता पार्टी के वहाँ कुछ था नहीं, लेकिन चुनाव चिन्ह था जनता पार्टी का। तो एक तरह से हम शामिल ही हो गए थे जनता पार्टी में। वो चुनाव हम जीत गए। तेजलाल टेमरे जिले के बहुत बड़े नेता थे, प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे। वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे वो, और बहुत पढ़े लिखे भी थे, अच्छी उनकी हस्ती थी। फिर उनको हमने हरा दिया लोगों के आशीर्वाद से। उस वक्त हम 17,000 से ज़्यादा वोटों से जीत गए थे हम। क्या उम्र रही होगी उस वक्त? मेरी उम्र रही होगी उस वक्त 85 में मेरी उम्र 35। हाँ, 35 के अंदर ही, लगभग 35 के अंदर। साल के बीच। हाँ, बस उस वक्त हमारी उम्र थी। फिर अब हम अपना काम करते रहे राजनीति में, फिर विधानसभा में करते रहे। फिर विधानसभा पहुंच गए तो फिर हमको लगा कि एक बार हम लोकसभा देखने गए, तो हमको लगा कि लोकसभा में आना चाहिए। अच्छा लगा हमको लोकसभा की, ये तो समंदर है, यहाँ आना चाहिए। यहाँ अच्छी स्कोप भी बड़ा है, स्कोप बड़ा है, समंदर है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। हाँ। विधानसभा की जगह लोकसभा बहुत अच्छी लगी मुझे। हमने लोकसभा लड़ना, फिर लोकसभा की तैयारी हमने शुरू की। फिर टिकट की बात आई तो जॉर्ज फर्नांडिस हमारे नेता थे, तो उनको हमने बोला था, हमको उम्मीद नहीं थी कि टिकट मिलेगी, उम्मीद ही नहीं थी पहले से कि टिकट मिलेगी हमको। तब तक जनता पार्टी में ही थे आप? हाँ, तब तक जनता पार्टी में थे हम।
फिर हमको लगा कि टिकट तो नहीं मिलने वाली यहाँ से, तो हमने जॉर्ज फर्नांडिस जी से बोला, कोई ऐसा नहीं बोल सकता अपने लीडर को जैसे हमने बोला, कहा उनसे, बहुत समान ढंग से कहा कि हमने कहा जॉर्ज साहब अब स्वाभिमान को झुका के मेरी टिकट मत मांगना, आप आसानी से मिलती तो ले लेना, आप हम नहीं चाहते कि हमारा नेता वहाँ झुके टिकट के लिए, ये हमने कहा था उनको। और मैंने कहा फिर भी मैं आपको लोकसभा के गेट पे मिलूँगा, मैं जीत के आऊँगा फिर भी बिना टिकट के, इतना कॉन्फिडेंस था हमारा, सोचिए जरा आप। और फिर वही हुआ, उन्होंने कहा था ठीक है तुम जीत के आओ तो टिकट की कोशिश करते हैं, नहीं मिली तो फिर तुम लड़ना। कहा कि हम तुमको 3 लाख रुपए देंगे चुनाव के लिए। मगर चुनाव भर में उन्होंने हमको पैसा नहीं दिया। बोल दिया कि 3 लाख रुपए देंगे, अब कोई कारण होगा नहीं दे पाए, जो भी कारण, लेकिन पैसा नहीं दिया हमको। तो हम चुनाव जीत के चले गए। फिर चुनाव जीत के गए तो फिर उनको याद आई कि हमने कुछ कहा था, हमने बोला नहीं, उनको याद नहीं दिलाया, उनको खुला करे। तो उन्होंने उनके पास कोई इनका था एक, उनको कहा कि इनको चुनाव का बोला था हमने वादा, पैसा दो। तो उन्होंने हमको 3 लाख तो नहीं दिया, 2 लाख रुपए दिया। हमने कहा ठीक है। तो वो लोकसभा चुनाव जीते थे। तो इस तरह से हमारी राजनीति शुरू हुई। वो लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव था उस वक्त। राज बब्बर जो हीरो है वो हमारे खिलाफ कैंपेन करने आए थे। 3 दिन बालाहाट में रुके थे जनता दल के लिए। वो सब केडी देशमुख जो थे वो उम्मीदवार थे जनता दल के, और ननकुल शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। तो राजू गांधी, मैं निर्दलीय क्रांतिकारी पार्टी के नाम से, तीर कमान मेरा चुनाव चिन्ह था। फिर हाँ, फिर तीर कमान चुनाव चिन्ह था हमारा। तो फिर वो 3 दिन लड़े। 3 दिन उन्होंने यहाँ पे किया कैंपेन। राज बब्बर ने महाराजखंड, तो वाराणसी, कटंगी, बालाहाट, और राजीव गांधी जी भी आए थे सब अपने कैंडिडेट के लिए, शर्मा जी के लिए। उनने भी एक मीटिंग की थी। हमारे लिए कोई मीटिंग करने वाला नहीं था, हम मीटिंग कर रहे थे, और हमारे जैसे साथी नौजवान हैं ना वो मीटिंग करते रहते थे अपनी जगह पे। वो बहुत ही सीमित साधन में और बहुत तरीके से चुनाव लड़ा था मैं, लेकिन लोगों का जम के आशीर्वाद मिला था। वो चुनाव हम जीते थे 10,000 वोटों से। सेकंड नंबर पर थे केडी देशमुख, शर्मा जी तीसरे नंबर पर चले गए थे। शर्मा जी उस वक्त के बहुत बड़े नेता थे, 7 बार MLA, 2 बार MP, फिर 1 बार गृह मंत्री भी रह चुके थे, 1 बार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे। बहुत बड़ी स्थिति थी वो। उस वक्त हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन दीवारों पे जो स्लोगन लिखे रहते थे वो अब भी याद है। तीर कमान बना हुआ होता था, जन जन पुकारे कंकर मुंजारे, ये उस वक्त का लिखा हुआ एक स्लोगन अभी भी मेरे जहन में ताज़ा है। तो वो क्या कुछ कैसा दौर रहा, क्योंकि आपने इतने दिग्गजों को हराया है, एक क्रांतिकारी छवि रही आपकी, तो वो राजनीति का किस तरह का दौर आपने देखा? देखो, नारा जो आपने याद दिलाया वो बहुत ही ज़बरदस्त नारा था। अभी आपने बोला तो हमको अभी सनसनी फैल गई हमारे बदन में, रोंगटे खड़े होने लग गए। बहुत ज़बरदस्त नारा था वो। और वो हमारे कोई मैंने नहीं बनाया था वो नारा, मेरे साथी जैसे है ना, मेरे से कम उम्र साथियों ने बना दिया था नारा। हमने फॉर्म भरा, फॉर्म भर के जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने नारा शुरू कर दिया, जन जन पुकारे कंकर मुंजारे। तो हमको भी लगा यार तो बहुत ज़बरदस्त नारा बनाया तुमने। तो एक उसमें नौजवान था जिसने नारा में सबसे पहले नारे का आवाज़ लगाया था, वो था राजेश चावड़ा, जिनकी मृत्यु हो गई है, नहीं है अभी वो। उसने सबसे पहले आवाज़ लगाया, जन जन पुकारे कंकर मुंजारे। फिर सब लोगों ने शुरू कर दिया, तो वो नारा बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत चला। क्योंकि पहले तो इतने संसाधन भी नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी प्रचार प्रसार की। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत सीमित था, सब कुछ सीमित था। और उसमें हमने काम किया। तो ये जो हमारी जो मतलब कहना चाहिए कि एक जीत जो हुई, वो अन्याय जहाँ भी हुआ तो हम उसके सीधे लड़ने के लिए चले जाते थे, हम अन्याय के खिलाफ। तो वो हमारी छवि थी कि नहीं, अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अधिकारियों को डांटते थे, जिसको डांटते थे ना, हम कलेक्टर वलेक्टर सबको डांटते रहते थे। MLA थे तब भी डांट देते थे हम। एक बार की बात है, कलेक्टर जो थे ना पहले, जो वो चीफ सेक्रेटरी बन गए थे मोहंती, हम जब MLA थे, और ननकुल शर्मा जी बैठे हुए हैं, उनके बाजू में बैठे हैं बाकी 6 MLA और 8 MLA हम लोग बैठे थे मीटिंग में। वो अपना सिगरेट निकाल के अपना पीने के लिए उन्हें लगाई मुंह में, वो लाइटर निकाला, जलाने वाले थे वो। हमने कहा मिस्टर मोहंती, सिगरेट का धुआं मुंह से नहीं निकलने दूंगा मैं आपके, जलाना नहीं। इतना ही कहा था तो वो पसीने पसीने हो गए थे, और उन्होंने लाइटर भी रख दिया, सिगरेट भी निकाल के फेंक दी। तब गलत चीज़ कहीं भी हो नहीं होने देते थे हम। भाई कलेक्टर होते हैं ठीक, अपने घर में पियो आप, अकेले में पियो आप, यहाँ कैसे पी सकते हो सब जनप्रतिनिधि के सामने। और शर्मा जी तो उनके पिता की उम्र से वो पिए जा रहे हैं।
नहीं, हमने पीने की थी। तो हम हर चीज़ को बिल्कुल साफ कर देते थे। एक बार हम गए, हमारे जो विधायक थे तो वो चन्ना करके गांव पड़ता, उसका स्कूल सबसे पहले स्कूल हमने वहाँ खोला था, हाई स्कूल। परसवा वहाँ से 10 किलोमीटर था, नाला भी पड़ता था, रोड नहीं थी। तो कुछ कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि कंकर मुंजारी के हाथ से इसका उद्घाटन होगा तो नहीं होने देंगे, तो इसको बुला लिया कलेक्टर को। हम गए, मैं कोई कलेक्टर नहीं करे इसका उद्घाटन और हम भी नहीं करेंगे। गांव का जो सबसे बुजुर्ग आदमी होगा उससे हम कराएंगे उसका उद्घाटन। उस समय हाई स्कूल खुलना बड़ी बात हुआ करती थी। तो गांव में एक थे बहुत बुजुर्ग, उनके सरनेम हमको याद है, झालीवाड़ा, चन्ना के पास है, अमूले करके। उस समय उनकी उम्र थी करीब 90 साल की, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। उनसे करा दिया उद्घाटन हमने। कलेक्टर को बाहर किया हमने, नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, जनप्रतिनिधि करेगा या गांव के कोई लोग करेंगे, वो हमारे ऊपर है किससे कराना। हमने कहा हम भी नहीं करेंगे, इनसे कराएंगे, हम इनको सम्मान देंगे। तो मैं ऐसी नई नई चीज़ें सब करते रहते थे, बोलते रहते थे, मतलब कोई मैं वाला काम नहीं कि मैं ही करूँगा। आपके बहुत बड़ा कारण रहा है। हाँ कर, बिल्कुल गांव में जाके हाँ आप कर दो भूमि भाई, आपको दाली मारो, ये करो, ऐसे हम काम करते थे। कंकर जी, बहुत लंबे समय तक आप जनता से जुड़े रहे हैं, अब भी जुड़े हैं, लेकिन आपने अपनी राजनीतिक जीवन का एक जो टॉप होता है वो देखा है। धीरे धीरे उस ग्राफ को आपने उतरते हुए भी देखा। आपके समकालीन उस वक्त कौन कौन से नेता रहे, या यूं कहें कि अभी गौरीशंकर बिसेन जी भी सक्रिय हैं राजनीति में, तो ये किस तरह का दौर था? तो गौरीशंकर बिसेन तो ऐसा है कि हमारी मदद से पहली बार विधायक बने हो। अगर हम मदद नहीं करते तो कभी विधायक बनते ही नहीं हो। किस तरह, कैसे? जब हम चुनाव लड़ रहे थे 85 में, तो गौरीशंकर बिसेन भी पहली बार, वो दूसरी बार चुनाव, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, 2 बार चुनाव हार चुके थे वो, 77 का, 80 का शर्मा जी से। तीसरी बार लड़ रहे थे तो तीसरी बार शर्मा जी नहीं लड़ रहे थे, शर्मा जी MP बन चुके थे। सईदा खातून लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी से, है ना। तो ये अपनी पत्नी के साथ में हमारे पास, हम चुनाव से आके सो गए थे हम, तो 5 बजे सुबह हमारे इसी घर में आ गए थे वो। तो पत्नी उनको, मेरे को उनकी पत्नी आई जगाने के लिए, उनको डर लगा होगा मेरे पास आने के लिए, तो वो नीचे बैठे रहे यहाँ पे। तो मेरे घर पे ऊपर जाके, ऊपर के तीसरे कमरे में पहुँची, तो हमको आवाज़ दे रही थी वो। तो मैंने सोचा क्या हो रहा है भाई, कौन आ गया। और उनकी पत्नी से कभी कोई मुलाकात भी नहीं हमारी, पहचानते भी नहीं उनको हम। तो फिर मैंने हिम्मत की, मैं घबरा गया था। घबरा इसलिए गया कि वो टेमरे जी बिल्कुल मेरे बाजू में रहते थे यहाँ पे, जत्तू कटरे उनके दामाद थे वहाँ। तो मैंने बोला कोई षड्यंत्र तो नहीं कर दिया कांग्रेसियों ने? हाँ, कोई पुलिस बुला ली होगी, कोई महिला को भेज दिया होगा, ये बदमाश आदमी हैं। हमको तो बोलते ही थे लोग कि गुंडा है। चुनाव में तक के हमको बोला गुंडा करके, टेलर टेमरे जी ने बोला गुंडा करके। तो ऐसा क्यों? ये एंग्री यंग मैन वाली जो इमेज है वो कैसे? हाँ, तो गुंडा उन्होंने, हम क्या है कि अन्याय करने का, जैसे थाना जला दिया हमने, अच्छा, है ना। जैसे कोई बात हुई तो हम पहुँच गए, हड़ताल कर दी, प्रिंसिपल को हटा दिया। इस वजह से? और किसी के, कोई गांव के लड़के किसी ने मारपीट किया तो वो गुंडे को हम पीट देते थे। अच्छा। गांव वाले को हम बहुत सपोर्ट कर, बहुत। गांव के किसी को पीट दिया, हम उसको पीटते थे, हम मारते थे उसको। अगर ऐसा नहीं करते थे कि कोई परमानेंट दुश्मनी कर ली उससे, सिर्फ उसको सबक के लिए। फ़ायदा उसका होता था, नुकसान हमारा होता था। हम मार रहे थे, हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन फ़ायदा उसको हो रहा है, तो उसको ठीक कर। फिर 2-4 महीने बाद फिर मिल भी जाते थे, ऐसा नहीं कि परमानेंट हो, तो हम ये करते। तब जैसे थाने कांड जब हुआ तो वहाँ पे इस बात को चलाया टेमरे जी ने चुनाव में, कहा ये कलेक्टर को जूता पहना घुमा दिया, थाना जला दिया, ऐसे आदमी को, तुम ऐसे गुंडे को आप वोट दोगे क्या? आप सोचो। मैं सुन रहा था उनका भाषण। उसके बाद मैंने कहा कि टेमरे जी ने जो बोला है पूरा सही बोला है। ये कोई बोल सकता है, इतनी हिम्मत कर सकता है कोई चुनाव के दौर में? वो हमको गुंडा बोले लोग तो खंडन करते हैं। हमने कहा टेमरे जी ने जितनी भी बात की है बिल्कुल पूरी सही बात है। और मैंने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ना अगर गुंडा है तो मैं ये कई बार करूँगा मैं इसको, और थाने भी कई बार जलाऊँगा। थाने का काम ये नहीं है कि किसी को ला के मार दो आप। ऐसे थाने को हम अभी भी जलाएंगे। हमको सोच समझ के आप वोट करो। जनता से बोला एड्रेस करके हमने कि आप सोच समझ के वोट करो हमको। और एक बार फिर परसवा का थाना हम जला भी देते MLA बनने के बाद। तो भूमलाल पारधी जी जो थे उस समय वो BJP के विधायक थे, उनको हमने आमंत्रण किया था। एक पवार समाज का एक आदमी था अरंडिया का, है ना, उसको पुलिस ने मार दी थी थाने में। तो हम फिर पहुंच गए थे वहाँ। तो उन्हें पारधी जी ने हमको बोला कि
समझाया हमको, तो हमने कहा सीनियर इनकी बात तो माननी पड़ेगी अब, तो फिर हम चुपचाप हो गए। फिर गौरीशंकर जी फिर गौरीशंकर जी यहाँ पे आए तो गुंडा, तो उन्होंने सोचा कोई भेज दिया किसी को, फिर बोले गुंडा है, ये है, वो है। तो रेखा बिसेन ने इतना अच्छा किया, हमको थोड़ी हिम्मत दे दी। उन्होंने कहा कि भैया मैं रेखा बिसेन हूँ। फिर मेरे को थोड़ा राहत मिली, तो मैंने बोला मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसी कोई बात नहीं है, मन में सोचा। तो मैं बोला क्या बात है आपकी? तो बोला वो गौरीशंकर बिसेन जी आए, मैं उनकी पत्नी हूँ और वो नीचे बैठे हैं। मैंने कहा कहाँ है वो? तो कहाँ नीचे बैठे हैं। तो काहे के लिए आए? अब तो कहा हमको आपसे चुनाव के बारे में बात करना है। तो हमने कहा आप नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो नीचे गई, हम आके बात किया, तो हमने गौरीशंकर बिसेन को गर्म हुए उसके ऊपर कि तुम क्यों ऐसे, उनको क्यों अकेले भेजा तुमने, तुम भी साथ में आ सकते थे। मैं तो डर गया था, घबरा गया था मैं, तो बहुत डांटा मैंने। फिर कहा कि नहीं वो गलती हो गई हमसे। तो कहा कि आपको 5 मिनट का टाइम चाहिए हमको सिर्फ। मैंने बोला मैं नहीं दे सकता, वैसे मैं गुस्से में था ही, तो मैं कहा नहीं मैं 5 मिनट नहीं दे सकता, मेरे खिलाफ तो मैं तो जिनके खिलाफ लड़ रहा हूँ वो बहुत बड़े नेता है, और वो तो मैं का नक्शा रख के लड़ते हैं चुनाव, तो मैं उनके सामने बच्चा हूँ, तो मैं नहीं आ सकता आपके लिए कुछ भी करना। अरे नहीं। फिर वो रेखा बिसेन ने पकड़ लिया हमको पाँव को, फिर अरे भैया आना पड़ेगा आपको, 2 बार चुनाव हार गए, हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा बोलिए। तो क्योंकि महिला थी तो उनकी बात को मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं इनकी मदद कर देनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक चलो आ जाता हूँ। फिर हम तुरंत गए, मुँह में पानी लगाया, नहाया हुआ कुछ नहीं, उसी कपड़े में चले गए और उनके लिए इधर पे धपेरा मोगाँव लालपुरा तक हमने सभा कर दी जाके। आपने उनके लिए सभा की मैं जाके, या मुँह से नहीं बोला, सभा खुद करने गया मैं। और लालपुरा में सुनिए कि आप सुनेंगी आप, तो सुबह के 10 बजे भारी भीड़ थी वहाँ पे। और गौरीशंकर बिसेन ने हमको बोला कि पहले ले गए थे 2-4 गांव चलना है, फिर वहाँ से बोला कि लालपुरा पास में यहाँ तक चलो आप, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमको ऐसे बहाने करके उन्होंने ले गया होशियारी के साथ। वहाँ गए तो बहुत भीड़ भाड़ थी, तो भीड़ थी तारे, हमने कहा तो बहुत भीड़ भाड़ है, माइक वाइक लगा हुआ था, तो हम मना नहीं कर सकते थे कि अब हम यहाँ भाषण देंगे। फिर उनके लिए भाषण दिया हमने यही कहा था भाषण में कि भाई ये भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, तो हम मिलके काम करेंगे किसानों के लिए, जनता के लिए, इसलिए आप इनको जिताओ, कांग्रेस को छोड़ो, कांग्रेस को तो बहुत देख लिया आपने। यार लंबा भाषण। फिर इतनी दूरियां कैसे आई? दूरियाँ इसलिए आ गई कि फिर बाद में उनको हमने जब जनता दल के समय में उन्होंने हमसे ज़रा धोखेबाजी कर दी, केडी देशमुख को सपोर्ट करके हमको उन्होंने मैंने काटना शुरू कर दिया, तो ये अच्छा नहीं लगा हमको, तो ये उन्होंने वहाँ से शुरू की। फिर उसके बाद अनबा उनके खिलाफ चुनाव लड़ने लग गई, तो फिर और दूरी बढ़ गई, ये मामला हो गया। तो गौरीशंकर को हमने सपोर्ट किया, तब वो पहली बार विधायक बन पाया, नहीं तो बनते ही नहीं, आखिरी टाइम था उनका वो। अगर उस आदमी जीतते तो फिर नहीं जीतते कभी, ख़त्म था काम। देखिए आपने गलत का विरोध करना, शोषण का विरोध करना, इसे अपनी नीति बनाया और राजनीति में इसे शामिल किया, एक नई तरह की आपने पहल की, और जो जिस तरह ढर्रे पर एक राजनीति चल रही थी उस मिथक को तोड़ा। धीरे धीरे आपने पार्टियां भी बदली, और अब वर्तमान विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या कुछ आपकी रणनीति है आने वाले चुनाव को लेकर? देखो हमने पार्टियां नहीं बदली, सिर्फ सिंबल लिया हमने। हाँ। जैसे हमने जनता पार्टी में तो हम आ गए थे, है ना, फिर जनता पार्टी में ही हम रहे, पार्टी हमारी जनता पार्टी थी। उसके बाद हम कभी फिर उसके बाद दूसरी पार्टी में नहीं गए कभी। जैसे पिछली बार हमने बीएसपी के लोकसभा चुनाव में सिंबल ले लिया था, सिर्फ सिंबल, मेंबर नहीं बने हमने। अच्छा। हाँ, उनका चुनाव चिन्ह लिया, बस हो गया। उसके पहले हमने लालू यादव को भी चुनाव चिन्ह लिया था, लालटेन, लोकसभा के लिए। लोगों ने बोला, कार्यकर्ता ने बोला कि ऐसे करो, ये ले लो, तो उनके चक्कर में आकर हमने ले लिया सिंबल। तो अगर हम तीर कमान को नहीं छोड़े होते, और उस वक्त लोकसभा का चुनाव जब राजीव गांधी की वो डेथ हो गई थी, और हम जनता दल से नहीं लड़ते, उस वक्त जनता दल से लड़े, जनता पार्टी था, फिर जनता दल बन गई तो वही पार्टी, तो जनता दल से नहीं लड़ते, जनता दल से नहीं लड़ते हम, वो तीर कमान से लड़ते, तो फिर हम लोकसभा में चुन के चले जाते। हम कुल विश्वेश्वर भगत से कुल 25,000 वोट से हारे थे हम, और भी राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सिंपैथी वोट जो था उनकी सहानुभूति के साथ। तो आदिवासी ने हमको बोला, जब उधर हम गए तो उन्होंने कहा कि तुम अच्छे नेता हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमने एक गलत काम किया। तो हम डर गए, क्या गलत काम किया? बोले तुमने तीर कमान क्यों छोड़ दिया? अच्छा। इसलिए तुम हारे चुनाव। अच्छा।
मैंने कहा हाँ, ये गलती हो गई हमसे, बोला उनको, हमने कहा ये गलती हुई हमसे, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा, माफ़ करो हमको आप। तो हमने कोई पार्टी में कभी गए नहीं हम, सिंबल ले लिए, 2 बार सिंबल लिया हमने, हाथी का, मायावती की पार्टी का, बीएसपी का, और लालटेन का सिंबल लिया, लाल यादव से। अब परसवाड़ा की विधानसभा सीट से आप मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, तो ये कैसी रणनीति रहेगी आपकी? लड़ेंगे चुनाव ना? नहीं, चुनाव तो लड़ना हमारा एकदम 100% फाइनल है, और लड़ना है। लड़ाई लड़ना हमारा धर्म है, जनता के लिए, अपने लिए नहीं, जनता के लिए लड़ाई लड़ना हमारा धर्म है। तो हम मैदान से नहीं हट सकते हैं, चुनाव लड़ेंगे पक्के तौर पे। सिंबल क्या होगा? सिंबल तो अभी हम नहीं बोल सकते कि सिंबल क्या होगा, लेकिन सिंबल हमारा साइकिल भी हो सकता है और कोई सिंबल हो सकता है। कांग्रेस में आने का कुछ मन? नहीं, कांग्रेस का कोई मन हमारा आने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक ही घर के नीचे अब 2 विचारधाराएं, या जिस तरह से कहें कि 2 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ना चाह रही हैं। अनुभा जी की भी बात करें तो वो कांग्रेस की सदस्यता ले चुकी हैं। अब ये जो कंपटीशन है ये किस तरह का होगा? नहीं, हमारा देखिए कि कांग्रेस से हमारा कंपटीशन है, अनुभव से कंपटीशन नहीं है हमारा, कांग्रेस पार्टी से कंपटीशन है हमारा। और एक घर के नीचे ये है कि यहाँ पे झंडा तो हमारा लगेगा, अनुभव यहाँ रह सकती है लेकिन यहाँ झंडा नहीं लगा सकती हैं। पहले से हमने बोल रखा है कि आप झंडा, एक घर में एक ही झंडा लगा रहेगा। आपने उनकी विचारधारा को सम्मान दिया जब वो कह रही थी कि अब मैं कांग्रेस में जाना चाहती हूँ जनता की मांग पर? हमने बोला था कि आप मत जाओ, हमने मना किया था, कोई हमारी सहमति नहीं है, क्योंकि हम कांग्रेस को समझते हैं कि कांग्रेस कभी भी धोखा दे देती है। जानते हैं कांग्रेस को हमने 13 में धोखा दिया, दोनों टिकट देने की बात कर दी कांग्रेस पार्टी ने, तो हम एक बार तैयार हो गए थे कि धोखा दे दिया उन्होंने। तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ यहाँ धोखा दिया है काफ़ी बार। कंकर जी, आप बालाघाट ज़िले की राजनीति को बहुत करीब से देखते हुए आए हैं, आपने अनुभव किया है यहाँ की राजनीति को। भाजपा में यहाँ पर जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए हैं, बालाघाट सीट की खासकर बात करें, अनुभा जी कांग्रेस की तरफ से आती हैं, तो किस तरह का चुनाव होगा आपके अनुसार? ये कितनी जीत की संभावनाएं अनुभा जी के साथ लगती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का वो कैसे वो कैंपेन करते हैं, कितनी ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं वो, और उनको कितनी ईमानदारी से साथ देते हैं, उस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या करते हैं, कितनी ईमानदार रहते हैं अपने पार्टी के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए, उस पर निर्भर करता है। और भाजपा को हराना भी तो एक मकसद है। भाजपा को हराना मकसद है, वो तो ठीक बात बोल रहे हैं आप। कल कांग्रेस पार्टी ने इसके 2 चुनाव में कैसे लोगों को टिकट दिया कि उनको बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने उम्मीद दिलारे को दिया, 5000 वोट लिए उन्होंने। फिर विशद भगत को ला दिया, उन्होंने 28,000-27,000 वोट लिए सर। तो आप एक तरह से मदद कर रहे हैं बीजेपी को। इसको लेके हमारा काफ़ी विरोध है कांग्रेस पार्टी से कि आप धोखेबाजी क्यों करते हो आप। लेकिन अब तो अनुभा जी का नाम जिस तरह से फाइनल ही समझा जा रहा है, अनुभा जी तो इस तरह के राजनीति का उनका क्षेत्र नहीं रहा है, इस तरह की राजनीति करना। तो अब नहीं लगता कि कुछ सिनेरियो बदलेगा, ये जो बालाघाट विधानसभा सीट को लेकर के कुछ ये सीन में चेंज आएगा? मैं इस पर नहीं बोल सकता ना, कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव लड़ना चाहती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, आपके चुनाव की उदाहरण बता दिया कि 2 चुनाव का उदाहरण मैंने बता दिया आपको कि दोनों चुनाव में उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को सपोर्ट, बीजेपी को सपोर्ट किया उन्होंने दोनों चुनाव में खुलेआम। परसवाड़ा सीट की होना चाहिए कि मैं इसके पीछे ले जाता हूँ आपको। हाँ। 2007 में जब नगर पालिका में खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव हुआ, आपने देखा है ना, कांग्रेस पार्टी का एमएलए अशोक सरस्वार और गौरीशंकर बसेन सांसद बीजेपी के, दोनों एक गाड़ी में बैठ के, एक गाड़ी में झंडे बांध करके कांग्रेस पार्टी का भी बीजेपी का भी कैंपेन किया उन्होंने अनुभा मुंजारे के खिलाफ, और कहा कि इनको हटाओ, इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है। आम सभाएं की उन्होंने। हिंदुस्तान में कहीं ऐसे दृश्य आपको देखने को नहीं मिला होगा कि कांग्रेस बीजेपी एक साथ एक गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, झंडे दोनों के बंधे हुए, एक मंच पर दोनों के झंडे बजे हुए, दोनों का एमएलए और एमपी जो भाषण कर रहे हैं कि एक लोकल लीडर के खिलाफ कि कंकर मुंजारे को हटाओ, अनुभा मुंजारे को हटाओ। हमको तकलीफ नहीं उससे, हमको तो ये लगा कि हम बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, दोनों पार्टी एक मिलकर लड़ रही, हमको तो खुशी हुई।
परसवाड़ा विधानसभा सीट की बात करें कंकर जी, तो वहाँ से रामकिशोर कावरे जी आपके विपक्ष में होंगे और मधु भगत जी संभावित रूप से आपके विपक्ष में होंगे। तो किस तरह से आपकी चुनावी रणनीति होगी? क्या कुछ क्षेत्र में काम किया जाना बाकी है जो आपको लगता है कि आप जीतने के बाद करा पाएंगे? क्षेत्र में बहुत काम बाकी है और अभी जब से रामकिशोर कावरे अभी 10 साल उनको हो रहे हैं तो उनके रहते बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, तो उससे लोग मुक्ति चाहते हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है। अब देखो होगा हमने इतनी बातें उठाई है, रेत का अवैध उत्खनन भयंकर हुआ। इनके रामकिशोर कावरे की पत्नी कीर्ति कावरे का, उनके भाई राजकुमार कावरे का मैंने डंपर पकड़े, हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम के 2 डंपर पकड़े, जेसीबी मशीन पकड़ी मैंने, 3 डंपर जेसीबी मशीन पकड़ी मैंने। मौके पे जाके उस समय प्रदीप जायसवाल थे मिनिस्टर खनिज मंत्री, जागपुर गांव में जो भरवेली थाने में पड़ता है, पकड़ा मैंने। थाने में रहे भी, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ वो 7 लाख रुपए फाइन करके छोड़ दिया, जबकि चोरी का प्रकरण बनना चाहिए था और डंपर जेसीबी मशीन राजसात होनी चाहिए थी और जो उनके मालिक थे उन पर FIR दर्ज होनी थी, ये नहीं किया। तो रेत के धंधे में वो लगातार लगे हुए हैं। रामकिशोर कावरे, उनके भाई बीजेपी के लोग। राजेश पाठक कौन है? राजेश पाठक बीजेपी का आदमी है, आपको मालूम, उनके शिवराज के बाजू में फ़ोटो होती है, बोर्ड में फ़ोटो लगती है। तो ये सब लोग थे, तो वो रेत का धंधे में वो मतलब शामिल है। रामकिशोर कावरे उनका संरक्षण है, तो वो मुद्दा है। अभी देखिए कि 2-3 पुल टूट गए बरसात में। एक तो मनकोर नदी का पुल टूटा हुआ है, करीब 8 महीना हो गया, उसको नहीं बना पा रहे हैं, टूटा हुआ है। वो रेत के निकलने से टूटा हो। सलम टोला का पुल टूट गया, कल हम गए थे वहाँ पर, 1 साल हुआ बनने को और 1 साल में पुल टूट गया। तो मतलब भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी उसमें है, गुणवत्ता नहीं उसके अंदर। 8 mm 10 mm की राडें लगी, जबकि 18 mm की लगना था, 20 mm की लगना था, कम से कम 24 mm की लगना था। भाई उसके पास हैवी लोडेड ट्रक जाने वाले हैं, कुछ नहीं किया। एक और हम कल गए थे, साकी नाले पे एक पुल टूट गया, पूरा स्लैब भी बह गया उसका। तो ये सारे काम वहाँ पे लोगों के बीच में है कि इन्होंने सब भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। और नदियों को बर्बाद हो गई, नदियाँ पूरी बर्बाद हो गई है, कुछ कहाँ कर पा रहे हैं। अभी परसवा का जो अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं वहाँ, एक डॉक्टर है, वो परसवा भी देखता जाके, वो लामटा भी देखता जाके, तो डॉक्टर ही नहीं। 30 बिस्तर का अस्पताल है, कोई इंतजाम नहीं वहाँ पे। ये अस्पताल के कमरे में वहाँ पे अपना एक घर बना लिया, अस्पताल के सरकारी कमरे में, अस्पताल कमरे में घर बना के रह रहे हैं, कार्यालय बना लिया वहाँ पे, वहाँ रह रहे हैं। बालाट में भी घर ले लिया, यहाँ पे इरिगेशन कॉलोनी में, देखा आप लोगों को देखा होगा ना, वहाँ पे भी घर, यहाँ पे भी घर, भोपाल में भी घर। किसी भी मंत्री को सिर्फ एक जगह घर मिलने का है प्रावधान, सिर्फ भोपाल में, बालाट में घर मिलने का नहीं है प्रावधान, एक भी क्षेत्र में भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया। ये सब पूरा जो है इस तरह का वो अवैध काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाने की आप कोशिश करेंगे जनता के लिए? देखिए, हम यहाँ पे बहुत काम बाकी है और 5 साल जब मधु भगत रहे उन्होंने भी कुछ काम करके नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई काम नहीं किया उन्होंने भी, और इन्होंने भी तो कोई काम किया नहीं, बल्कि जो काम थे उनको बर्बाद कर दिया। हट्टा में हमने अभी एक कॉलेज खुलवाया है, 5 आम सभा की धरना प्रदर्शन किया अभी हट्टा में। हमारी पहली आम सभा हुई, उसके बाद सर शिवराज सिंह पे जब हमने लताड़ा सभा में कि इन्होंने 12 में वादा किया था, नहीं बनाया अभी तक के, तो उनको लगा चुनावी मुद्दा बन जाएगा ये, तो कैबिनेट की बैठक करके उन्होंने कैबिनेट में पास किया। मेन बजट में पास नहीं किया कॉलेज को, कैबिनेट की बैठक में पास किया डर के। और फिर उसको हमने कहा कि इसी सेशन चालू करो, फिर हमने धरना प्रदर्शन किया, कॉलेज खुल गया वो लोगों के लिए। अस्पताल वहाँ हट्टा में एक अस्पताल होना चाहिए। अभी एक डॉक्टर है, कभी किधर जाता पता नहीं, एक अस्पताल अच्छा सिविल अस्पताल होना चाहिए जिसमें कि 11 डॉक्टर हों। हट्टा बहुत बड़ा क्षेत्र है, कुछ दवा नहीं, वहाँ नकली दवा बिकती है। पुलिया नहीं वहाँ पे, बहुत सारी जगह पुलिया नहीं है, सड़कों का अभाव है, पुलिया का अभाव है, अस्पताल नहीं है, दवा नहीं है। अभी कॉलेज खुल गया तो कॉलेज में भी पूरा अभी स्टाफ नहीं जब पहुँच पाया है। तो ये सारे मुद्दे हैं भाई, ये सारे मुद्दे रहेंगे। और नहर कट गई है, रेत माफिया नहर काट दी है, वो नहर नहीं बनी। अभी लामटा की बात बताएंगे, जहाँ हम गए थे सलम टोला के पास, वो वहाँ पे एक तालाब है,
वो तालाब भी 1 महीने पहले बना था, 28 लाख रुपये उसमें खर्च किया हुआ है, और वो तालाब का सूट फाल टूट गया। उसका पानी आया तो पुल को और मारा। पुल पहले से कमज़ोर था, और फिर उसका पानी आ गया तो फिर क्या है, फिर वो बोलते हैं दुबले दुबले पे 2 आषाढ़, ऐसा उसके ऊपर हो गया, पुल टूट गया। उसी से पानी, तालाब के पानी से पुल टूट गया, और कोई अलग का पानी नहीं आया वहाँ पे। वो तालाब का पानी टूटा, सूट फाल टूटा, पानी बह गया। अब ये तालाब किसका है? इरिगेशन का, मतलब रामकिशोर कावरे के विभाग का, संसाधन मंत्री है ना वो, जल संसाधन मंत्री, तो उनकी उसमें उनका रोल है उसमें। तो भ्रष्टाचार तालाब में भी हो गया। तो ये सारे मामले को हम उठाएंगे इसको, और इनको हम चाहेंगे परसरा का जो है, जो वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करना है। अस्पताल की दुर्दशा हो गई है, एक भी डॉक्टर नहीं। हम जब थे तो वहाँ पे 8 डॉक्टर हुआ करते थे, 8 डॉक्टर। ये घोसला डॉक्टर, ये जो आपका है ना, क्या नाम आपका दूसरा, अभी जो सीएमओ जो है पंड्या है ना, ये सब वहाँ रह चुके हैं परसरा में। ये बड़े डॉक्टर हैं, वो वहाँ रह चुके हैं अस्पताल, वहाँ भेजा था हमने इनको। आज कुछ नहीं जी। अब हमारे जो कार्यक्रम है इसका वक्त समाप्ति की ओर है, तो आखिर में हमारे तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, बस 1 मिनट का। हम चाहते हैं कि बालाघाट ज़िले को जो है ना संभाग बना जाए, क्योंकि ये किनारे पर है। जब छिंदवाड़ा संभाग बन सकता है तो बालाघाट जिला संभाग बनना चाहिए। और दूसरी बात, बालाघाट में जो पहले 8 विधानसभा थी, अभी उसको घटा के 6 कर दिया इन्होंने। एक तरफ ये भी बोलते हैं कि छोटा राज्य होगा तो विकास होगा, तो फिर लोकसभा बड़ा क्यों बना रहे हो आप? लोकसभा भी सिर्फ बालाघाट क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। मैहर को जिला बनाना चाहिए, वाराणसी को जिला बनाना चाहिए, और जो 8 विधानसभा थी पहले उनको सबको वापस करें, और एक नई विधानसभा बनाएं, हट्टा को एक विधानसभा मुख्यालय बनाना चाहिए। हट्टा बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ये ऐसे 9 विधानसभा बालाघाट में होना चाहिए, बालाघाट जिले में, और 1 लोकसभा, तब विकास हो पाएगा। तो ये हमारा एक, इसको लेकर लड़ाई लड़ेंगे हम। विधानसभा में जनता पहुंचाएगी तो इसको लड़ेंगे, और लड़के कामयाब होंगे, उनको राहत दिलाएंगे हम। और फिर ये जो बिजली का मामला है, सड़क का मामला है, पीने का मामला है, पीने के पानी का मामला है, ये तो बुनियादी ज़रूरत है, इसके लिए तो लड़ेंगे ही हम। राशन की समस्या है गांव में, तो ये बहुत दिक्कतें हैं। अभी लाइट 3 दिन नहीं मिल रही, 3-3 दिन तक लाइट, मिट्टी का तेल गायब है, राशन नहीं है दुकानों पे, हालत ख़राब है गांव के लोगों की। त्यौहार नहीं मना पा रहे लोग, त्यौहार ठीक से। तो ये स्थिति है जी। तो हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपने मुद्दे गिनाए हैं, आप जनता की इन समस्याओं को दूर करने में कामयाब हो पाएंगे। कंकर जी, आपने हमें समय दिया, अपने जीवन से जुड़ी, अपने राजनीतिक जीवन से जुड़ी इतनी अच्छी बातें हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय निकाला और ये सब चीज़ें हमसे पूछा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पूर्व सांसद और क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे जी। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें। थर्ड आई न्यूज़ की विशेष पेशकश P4 पॉलिटिक्स। अब आज के अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।